जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी का पेपर 17 और 18 को है यूपी पुलिस का, तो आप सभी के लिए हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट है लेकर उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद है आप सभी क्लास को शुरू से अंत तक देखेंगे और आप सभी मेरा अधिक से अधिक सहयोग करेंगे। क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको नए लगें उसे आप लिख लीजिएगा। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बीज बोने के थोड़े दिन बाद अंकुर निकलने लगा। वाक्य के किस भाग में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? हमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। के थोड़े दिन, ऑप्शन बी निकलने लगे, ऑप्शन सी बाद अंकुर या डी बीज बोने। तो ऑप्शन सी में अशुद्धि है। क्या अशुद्धि है? यहाँ पर देख रहे हैं आप सभी, अंकुर लिखा है जो कि गलत है। क्या होता है? अंकुर होता है। क्या? अंकुर होता है। यहाँ पर ये उनकी बिंदी लगी हुई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा। यहाँ पर लिखा क्या है? आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन करना है। अंताक्षरी, शिक्षिका, खेलने को कहा या विद्यालय। तो यहाँ लिखा है अंताक्षरी जो कि गलत लिखा हुआ है, यानी अशुद्ध लिखा हुआ है। तो शुद्ध क्या होगा यह देखना है। आधा ना और आधा ता होता है। अंत्याक्षरी शब्द होता है। क्या? अंत्याक्षरी शब्द होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन ए, गोपियाँ कृष्ण की रोह, जो कि गलत हुआ है। रोह नहीं होता, राह होता है। अब अगले ऑप्शन में देखते हैं, गोपियाँ किशन लिखा हुआ है जो कि गलत है। गोपियाँ कृष्ण की राह में आंखें बिठाकर, क्या बिठाकर लिखा गया है जो कि गलत है। गोपियाँ कृष्ण की राह में आंखें बिछाए बैठी थीं। तो ऑप्शन डी जो है यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उग्र का विलोम शब्द होगा। हमें बताना है कि उग्र शब्द का विलोम क्या होगा। सरल, सौम्य, प्रखर या कठोर। तो उग्र का जो विलोम हो जाएगा, राइट आंसर वो होगा सौम्य। क्या होगा? सौम्य हो जाएगा। सरल का क्या होगा? सरल का कठिन हो जाएगा। प्रखर लिखा हुआ है। अब प्रखर का अर्थ जो होता है वह होता है तेज। तो प्रखर का जो विलोम होगा वह हो जाएगा मंद। उसके बाद है कठोर। तो कठोर का क्या हो जाएगा? कठोर का कोमल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विकल्पों में से अली का पर्यायवाची चुनकर निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ पर हमें अली का पर्यायवाची शब्द चुनना है, तब जाके ये जो वाक्य लिखा है, फूल पर गुनगुनाता है। फूल पर क्या गुनगुनाता है? वास, अब्ज, भृंग या काग। तो यहाँ पर भृंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भृंग। भृंग का जो अर्थ होगा वह भ्रमर या भंवरा कह सकते हैं। क्या? भंवरा, भ्रमर या भंवरा कहेंगे। तो फूल पर भृंग गुनगुनाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द केसर का समानार्थी शब्द नहीं है? यहाँ पर केसर का समानार्थी शब्द नहीं है हमसे पूछा जा रहा है। अब पहला ऑप्शन है कदली। तो कदली क्या होता है? कदली केले को कहते हैं। किसको कहते हैं? कदली केले को कहा जाता है। कश्मीरज, कुमकुम, जाफरान, यह सभी
केसर के पर्यायवाची शब्द हैं? क्या केसर के पर्यायवाची शब्द हैं? तो हमसे पूछा नहीं है तो क्या हो जाएगा? कदली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यहाँ पर जो शब्द दिया गया है इसका पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। शब्द क्या है? व्यवधान। व्यवधान का हमें पर्यायवाची शब्द चुनना है। भ्रमण। भ्रमण का अर्थ क्या होता है? घूमना फिरना। लेकिन व्यवधान का अर्थ बाधा होगा, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा यानी समानार्थी शब्द होगा वह बाधा हो जाएगा। मिलन मतलब मिलना, प्रीत मतलब प्रेम। अगला क्वेश्चन है, फूल की रज वाक्य खंड के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? फूल की रज। जो फूल की रज होती है उसे क्या कहा जाता है? पार्थिव, प्रदोष, पतित, पराग। तो फूल की रज क्या होता है? वह पराग को कहा जाता है। किसका? पराग को कहते हैं। अब पार्थिव क्या होता है यह आप सभी जान लीजिए। जिसका संबंध पृथ्वी से होता है उसे पार्थिव कहा जाता है। अब प्रदोष क्या होता है? जो सूर्य के अस्त होने का समय होता है यानी सूर्य डूबने का समय जो होता है उसे प्रदोष कहते हैं। अब देखिए पतित क्या होता है? पतित क्या होता है? जिसका पतन हो चुका हो, यानी जिसका पतन हो चुका हो, नैतिक पतन हो चुका हो, उसको पतित कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर का कोई भाग, यानी शरीर का कोई भाग है उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें बताना है कि उसे क्या कहा जाएगा। अवयव, अभिन्न, कृशांग या दृष्टि। तो शरीर का कोई भाग जो होता है उसे अवयव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे अवयव कहते हैं। कृशांग क्या होता है? एक दुबली पतली काया वाला, क्या? एक दुबली पतली शरीर वाली को कृशांग कहते हैं। दृष्टि क्या होता है? देखने की जो शक्ति होती है उसे दृष्टि कहते हैं। अभिन्न क्या होगा? अभिन्न वह होता है जो अलग ना किया जा सके, जो अलग ना हो उसे अभिन्न कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस स्त्री के पुत्र व पति ना हो, जिस स्त्री के पुत्र व पति दोनों ना हो उसे क्या कहा जाता है? अवीरा, सधवा, कबीरा या विधवा। तो उस स्त्री को क्या कहेंगे? उस स्त्री को अवीरा कहा जाता है, यानी जिस स्त्री के पति और पुत्र नहीं होते हैं। यहाँ क्या लिखा है? सधवा। सधवा मतलब क्या होता है कि जिस स्त्री का पति होता है उसे सधवा कहा जाता है। विधवा कहते हैं। विधवा किसे कहते हैं? जिस स्त्री का पति ना हो उसे विधवा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बरसात के 4 महीने वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। अब बरसात का जो 4 महीना है उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, तो वह क्या होगा? वह होता है चौमासा। क्या? चौमासा कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन करना। उचित अर्थ का चयन करना है। जैसे क्या लिखा है? पट्टी पढ़ाना। अब पट्टी पढ़ाना मतलब बुरी राय देना, याद करवाना, पढ़ाई करवाना या बहुत कुछ बताना। तो क्या होगा? बुरी राय देना। कहते नहीं कि पट्टी पढ़ा दिया गया गांव में, हमारी बहू को उसने पट्टी पढ़ा दी, यानी बुरी राय दे दिया। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे के सही अर्थ का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो मुहावरा क्या है? पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना। पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना का सही अर्थ हमें चुनना है। मृत्यु को प्राप्त करना, आलस्य और लालच या लालची वंश नहीं है, वश है, घर में पड़े रहना, लाभ का अवसर उठाना या स्वावलंबी होना। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? आलस्य और लालची या लाचारी वश
घर में पड़े रहना हो जाएगा। स्वावलंबी क्या होता है कि अपने पैरों पर खड़े होना, अपने पैरों पर खड़े होना स्वावलंबी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरे के सही अर्थ का चयन करना है हमें। फिर से, भूंजी भांग न होना, क्या है? भूंजी भांग न होना, यह हमारा मुहावरा है। इसका सही अर्थ हमें बताना है। संदेह की स्थिति में होना, अत्यंत दरिद्र होना या कष्ट झेलना या सबसे परे रहना। तो राइट आंसर क्या होगा? अत्यंत दरिद्र होना। क्या हो जाएगा राइट आंसर? अत्यंत दरिद्र होना। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। यानी उचित शब्द का हमें चुनना है, उचित शब्द को, और इस वाक्य के अंतर्गत जो रेखांकित शब्द दिया गया है रेखांकित, उस जगह पर कौन सा शब्द आएगा। वैद्य जी देख कर इलाज करते हैं, क्या देख कर? नारी, नारी मतलब स्त्री नहीं। नीड़, नीड़ मतलब घोंसला नहीं। नीर, नीर मतलब जल नहीं। नाड़ी होता है, क्या? नाड़ी होता है। यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। इन चारों विकल्पों में से सबसे जो सही है उसका चयन करना है। उसका स्वर अत्यंत डैश था, क्या? कर्कश, कठिन, श्रेष्ठ, कसैला। क्या है? कर्कश है। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिससे किसी कार्य के करने का बोध होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या क्रिया। तो जिससे किसी कार्य का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप गाएं तो मैं नाचूं। यानी जब आप गाएंगे तो वह नाचेगा, यानी बाद में काल भविष्यत काल है। यदि आप गाएं, क्या बोला गया है? आप गाएं तो मैं नाचूं। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? हेतु हेतुमत भविष्यत काल, हेतु हेतुमत भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। तो क्या है? भविष्यत काल है। तो हेतु हेतुमत भविष्य काल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यथासंभव दूसरों की मदद करो। यथासंभव दूसरों की मदद करो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक या स्थानवाचक। परिमाण में क्या होता है? नापतोल होता है। काल में समय के बारे में बताया जाता है। स्थान, स्थान के बारे में बताया। यहाँ क्या है? यथासंभव यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मृत्तिका शब्द का तद्भव रूप है। तो मृत्तिका क्या हो गया? तत्सम रूप हो गया। इसका तद्भव हमें बताना है। तो मृत्तिका का जो तद्भव होगा वह मिट्टी हो जाएगा। अब देखिए क्या लिखा है? मिर्च। मिर्च क्या है? तत्सम है। मिर्च का तद्भव क्या होगा? मरीच हो जाएगा। क्या? मरीच हो जाएगा। इसके बाद मोती लिखा है, तो मोती का जो तत्सम होगा वह क्या होगा? मौक्तिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौक्तिक हो जाएगा। यहाँ पर मौत क्या है? तद्भव है, लेकिन इसका तत्सम क्या होगा? मृत्यु हो जाएगा। क्या? मृत्यु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। क्या? तुमको पीड़ा में ढूंढा और तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। यह उक्ति किस रचनाकार की है?
हमें बताना है कि यह पंक्ति जो है वह किस रचनाकार ने कही है या लिखी है। अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा। तो राइट आंसर क्या होगा? महादेवी वर्मा जी की इस पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से ईमानदार शब्द क्या है? क्या इनमें से ईमानदार शब्द क्या है? तद्भव है, तत्सम है, विदेशज है या देशज है? तो ईमानदार जो शब्द है वह विदेशज शब्द है। क्या है? विदेशज शब्द है, लेकिन यह अरबी भाषा का है। किसका? अरबी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? यानी तुलसी ने जो रचनाएं लिखी हैं वह कितनी लिखी हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितनी संख्या मानी है? 10, 8, 11, 12। तो कितनी मानी है? 12 रचनाएं को माना है। कौन कौन से, यह आप सभी सुन लीजिएगा एक बार। पहली रामचरितमानस, दूसरी वैराग्य संदीपनी, तीसरी पार्वती मंगल, चौथी रामाज्ञा प्रश्न, पांचवी कवितावली, छठी कृष्ण गीतावली, सातवां रामलला नहछू, आठवां बरवय रामायण, नौवां जानकी मंगल, 10वां विनय पत्रिका, 11वां दोहावली, 12वां गीतावली। तो ये आपके हो गए 12 रचनाएं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया। उसके द्वारा यानी द्वारा शब्द आया है, अपने भाई को पढ़ाया गया। तो यह वाच्य में देखना है कौन सा प्रकार है, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य। तो राइट आंसर क्या होगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बसंत तिलका का दूसरा नाम क्या है? बसंत तिलका का दूसरा नाम क्या है? सिंहोन्नता, चंद्रकला, सुंदरी या चंद्रमुखी? तो राइट आंसर क्या होगा? सिंहोन्नता। क्या? सिंहोन्नता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? हमें बताना है गुणवाचक विशेषण। यानी देखें तो गरीब लोग, लोग कैसे हैं? गरीब हैं, विशेषण ही है, विशेषण शब्द है। सूखा तालाब, तालाब कैसा है? सूखा। पीला सा, पीला सा यानी पीला क्या है? रंग है, रूप है। यह भी गुण को बता रहा है। तो क्या है? उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे, गरीब, सूखा, पीला। अगला क्वेश्चन है, परसर्ग के सहायक शब्द हैं, यानी परसर्ग के सहायक शब्द हैं कौन कौन से, ये देखना है। क्या है? जो परसर्ग चिन्ह होता है, जिन्हें हम कारक चिन्ह कहते हैं, यह शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, जो शब्दों के मध्य में आते हैं, जो शब्दों के प्रारंभ में आते हैं। प्रारंभ में तो बिल्कुल नहीं आते हैं। जो विसर्ग से मिलते जुलते हैं, बिल्कुल नहीं। अब आप सोचते हो कि मध्य में आते हैं, जी आते हैं, लेकिन राइट आंसर क्या होगा? शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। अगर परसर्ग जो कारक चिन्ह आता है वो संबंध तो ही स्थापित करते हैं, तभी तो सेंटेंस हमारा सही प्रकार से सार्थक रूप से बनता है। अगला क्वेश्चन है, निबट्ठा, निबट्ठा इनमें से किसकी उपबोली है? निबट्ठा जो है उपबोली किसकी है, यह बताना है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या कौरवी? तो राइट आंसर क्या होगा? बघेली हो जाएगा। किसकी है? बघेली है। अब बघेली क्या है? तो बघेली पूर्वी हिंदी है। क्या है? बघेली पूर्वी हिंदी है। अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बघेली आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है? कौन सी? बनाफरी। बनाफरी कौरवी है, बघेली है, ब्रज है या इनमें से कोई नहीं है? तो क्या है? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बनाफरी जो है वह बुंदेली के
बुंदेली की उपबोली है। किसकी? बुंदेली की। अब बुंदेली कहाँ की है? यहाँ लिखता हूँ पश्चिमी हिंदी है। क्या है? बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी है। अगला क्वेश्चन है, गरीबों को वस्त्र दो। क्या है? गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है? यहाँ पर कारक बताना है। अपादान कारक, करण कारक, अधिकरण कारक या संप्रदान कारक। गरीबों को वस्त्र दो, यहाँ पर को जरूर आया है, लेकिन गरीबों के लिए वस्त्र होता है, यानी जब हम किसी को दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, तो उसे वापस नहीं लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है? आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन निराला या रामधारी सिंह दिनकर। तो किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्या? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वहाँ केवल दो लोग ही थे, दो लोग के वहाँ थे, वहाँ केवल दो लोग थे या केवल वहाँ दो लोग थे। तो क्या होगा राइट यानी शुद्ध कि वहाँ केवल दो लोग थे। अगला क्वेश्चन है, चिराग तले अंधेरा। क्या है? चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? दूसरों को प्रकाशित करना, आत्म प्रकाशन या अपनी बुराई ना देखना। इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? अपनी बुराई ना देखना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुई और तागे के बीच में। क्या? सुई और तागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है? ये जो सुई और तागे के बीच कविता है, यह किसकी रचना है या इसके लेखक कौन है या इसके कौन रचनाकार हैं? लीलाधर जगूड़ी, केदारनाथ सिंह, मंगलेश्वर डबराल, कुमार अंबुज। तो कौन है? केदारनाथ सिंह जी हैं। कौन? केदारनाथ सिंह जी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रस के कितने अवयव हैं? हमें बताना है रस के अवयव। 5, 6, 3, 4। तो कितने हैं? 4 अवयव हैं रस के। कौन कौन से? विभाव। क्या है? विभाव, अनुभाव, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, स्थायी भाव, फिर क्या है? संचारी भाव, संचारी भाव। ये 4 अवयव हो गए रस के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कविता को भाव योग किसने कहा है? क्या? भाव योग कविता को किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह। तो इस कविता को भाव योग किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? उत्क्षिप्त, पार्श्विक, प्रकंपित या संघर्षहीन। तो जो ला है इसको क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। तो आज के 37 क्वेश्चन आपके थे। कमेंट में आप बताना चाहें तो बता सकते हैं 37 में कितने सही हुए आपके। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। फिलहाल आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते रहिए, अधिक से अधिक लोगों
को तक क्लास को शेयर कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए। आपकी जो राय हो या जो अलग से पढ़ना चाहते हो तो वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मुझसे जो भी हो पाएगा मैं वह पूरा प्रयास करूँगा अच्छा से अच्छा कर सकूँ आप सभी के लिए। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।